नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं इकौना नगर पालिका चेयरमैन के हस्बैंड नसीम चौधरी जी, और आपसे ये जानकारी हम लेंगे क्योंकि आपने जो प्रतिनिधित्व किया है जनता में, आप 289 भिंगा विधानसभा में आपकी पत्नी श्रीमती गजाला चौधरी जी चुनाव भी लड़ चुकी हैं और आप बसपा से जो है 290 विधानसभा से टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पर आपका यहाँ स्टैंड होगा और किस मुद्दे पर आपका चुनाव होगा, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं और आपने पूरी शुरुआत ही आपने राजनीति से की है और अभी भी राजनीति में हैं, और किस उम्मीद से 290 विधानसभा में चुनाव आप लड़ेंगे। सबसे पहले मिश्रा जी, आपको 24 के चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से मैं आपको, आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके चैनलों को मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखता रहता हूं कि आप बहुत बेबाक बोलते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक एक करके क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। नसीम जी, मैं जानना चाहता हूँ किस मुद्दे पर आप श्रावस्ती विधानसभा 290 का चुनाव आप लड़ेंगे। देखिए, श्रावस्ती 290 विधानसभा में मुद्दे बहुत हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो भी यहाँ एमएलए है, मैंने देखा है कि जितने भी विभाग के मंत्री आते हैं, चाहे वो परिवहन विभाग के हों, चाहे वो एयरपोर्ट विभाग के हों, या चाहे कोई पीडब्ल्यूडी विभाग का हो, जितने भी आते हैं केवल कागज पे काम होता है। जैसे कई मंत्री, परिवहन मंत्री आए और रोडवेज के लिए लगातार बोले कि रोडवेज चालू हो जाएगा, 1 से 2 दिन बसें खड़ी हुई, फिर रोडवेज बाहर खड़ी होने लगी। अधिक्रमण इतना रहता है यहाँ के, चाहे एसडीएम आए, चाहे जिलाधिकारी जी आए, चाहे एसपी महोदय आए, और चाहे एक आम आदमी जाए, चाहे कोई वीवीआईपी कल्चर का जाए, केवल वीवीआईपी कल्चर के लिए रोडें खाली होती हैं, बाकी सब किसान, नौजवान लोग परेशान रहते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज में घुमाने का काम करूंगा। आप अगर चलना चाहे तो मेरे साथ भी चल सकते हैं। मैं खुद ही देख रहा हूं कि 2, 4, 10 बार को छोड़ के उसके बाद हवाई अड्डा किससे बन के एयरपोर्ट बना, मिनी एयरपोर्ट बना, उसमें 2, 4, 10 बार हवाई जहाज उड़ी भी, लेकिन ना उसमें कोई हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर कर पाया और ना कोई आम आदमी कर पाया। और हवाई अड्डा भी अब बंद हो गया, क्योंकि वहां पे जो फोर्स और जो कर्मचारियां लगे हैं वो केवल फर्जी वेतन ले रहे हैं, क्योंकि जब वहां कोई एयरपोर्ट चालू ही नहीं है, कोई उड़ान है ही नहीं है, किसी को सुविधा मिल ही नहीं रही है। 2 चीज हो गया। तीसरी चीज, मैं पीडब्ल्यूडी की बात बता रहा हूँ। आप कितने भी रोड जाके देखेंगे, अगर चलना चाहें तो चल रही, कोना से मैं वीरपुर के भी नई मार्गे बन रही है, अभी बीच बीच में अधूरा काम पड़ा हुआ है। जब तक पूरा होगा तब तक उसमें गड्ढे हो जाएंगे। ऐसे आप चले जाइए, इधर इस रोड पे चले जाइए, बाईपास पे हर वर्ष मरम्मत होती है। कई बार तो दुर्घटना हो गई है, कई बार हम लोग मीडिया पर बोले हैं, तब जाके अब ये जो कॉर्नर पे ये लोहे की स्टील लगाई गई है, बैरिकेडिंग बनाई है, तब जाके शायद जिलाधिकारी को और तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यह लगा, तब शायद कम से कम वो लगा। तो मुद्दे बहुत हैं। आज देख रहे हैं डीजल, गैस, पेट्रोल का मामला है, हर बार आपूर्ति, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, हर बात आपूर्ति अधिकारी से जब भी कोई बात करता है, मैं भी बात करता हूं तो कहते हैं मेरे पास है। कल भी मैं जिलाधिकारी का बयान देखा हूं, एक फेसबुक पे मैंने देखा, जिलाधिकारी जी कह रहे हैं कि अरे क्या नाम है, डीजल पूरा है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, पेट्रोल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, गैस पर्याप्त मात्रा में है। आप चलिए मेरे साथ इसी वक्त उठ के, और नहीं कहिए तो मैं वीडियो भी दिखा दूं। मैंने आज सुबह मैं अपनी गाड़ी भेजा था, मेरी गाड़ी कम से कम 1.5 घंटा लाइन में लगी हुई थी और मेरी गाड़ी वापस आ गई। नहीं, जो आप कह रहे हैं ये सही है। कल मैंने पेट्रोल पंप की खबर चलाई है क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। आज भी मैं आया हूं, देख रहा हूं भीड़ें हैं, आप गलत नहीं कह रहे। चलिए ठीक है, आप इस बात को मान रहे हैं। फिर भी मैं अधिकारियों के यहाँ से कहना चाहता हूँ, या जन की प्रतिनिधियों के, अगर हमारे देश में कभी ऐसी संकट आती है और मामला देश के मुद्दों पर होता है, तो कम से कम अगर हम लोगों से मिलकर, जनप्रतिनिधि हम भी रह चुके हैं, हमारी पत्नी नगर पंचायत इकौना की चेयरमैन है, जनप्रतिनिधि हैं, हम सब मिलकर अगर हमसे बात करेंगे तो बताएंगे कि हमारे पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, तो हम लोग अपनों लोगों के बीचों में कहेंगे कि मामला देश का है, इस वक्त देश में पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल, गैस नहीं है, हमें हिसाब किताब से चलना चाहिए, हमको उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। क्या कोरोना काल में हम लोग साथ नहीं दिए? बिल्कुल, कोरोना काल में भी हम लोग सरकार के साथ खड़े थे। उस वक्त में मैं कांग्रेस में रहा करता था, कांग्रेस किटे बांटा करती थी, मैं गांव लेके जाता था, लोगों के लिए पूरी सब्जियों की व्यवस्था करता था, जो भी संसाधन होता था करता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि झूठ मत बोलें, क्योंकि झूठ का पुलंदा हर एक व्यक्ति और गांव किसान को। अब किसान, आप बताइए, इंजन लेके जाएगा,
तेल भराने के लिए? वो तो पीपा ही लेके जाएगा। आपसे पूछना चाहिए, अगर मैं गाड़ी में पेट्रोल, अगर कोई किसान या नौजवान या युवा बेरोजगार जाता है और कहता है 300 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए, तो वो कहते हैं कि 100 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो अब कैसे कहाँ काम चल पाएगा? अगर सरकार के पास व्यवस्था नहीं तो सरकार इस बातों को बताएं। ऐसे कई वर्ष बीत चुके हैं जब से जिला घोषित हुआ। यहाँ पे तमाम हमारे किसान नौजवान जब गन्ना कटता है तो बलरामपुर जनपद में जाते हैं, बहराइच जनपद में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि श्रावस्ती में भी चीनी मिल का जी बिल्कुल, अगर उद्योग रहे तो कम से कम हमारे किसानों को बलरामपुर और बहराइच का संसाधन नहीं करना पड़ेगा और लोकल में उनको समय समय से उनको भुगतान भी मिल जाएगा और उनके जो गन्ने हैं उनको उपयोग में आ जाएगा। तो मेरे कहने का कई कारखाने यहाँ नहीं है, सब लोग आते हैं। स्टेडियम युवाओं के लिए नहीं है। हर एमपी एमएलए जीतने से पहले यह वादा करते हैं कि अगर मैं इस बार जीत जाऊंगा तो सदन में यह बात रखूंगा और अब एक छोटा सा स्टेडियम बनाऊंगा जिससे हमारे नौजवान युवा साथी जो क्रिकेट मैच में, न यहाँ कोई कुश्ती का खेल के लिए कोई फील्ड है, मतलब ऐसे तमाम चीजें जो युवाओं के लिए, न यहाँ कोई प्रयोगशाला है, अस्पताल आप जाके देख लीजिए, आप जाके ब्लॉक देख लीजिए कि स्थिति क्या है। आप हमारे यहाँ इकोना का पीडब्ल्यूडी का गेस्ट देख लीजिए। इतना हल्ला मचाने के बाद कम से कम पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस बना, लेकिन अभी भी निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। मुद्दे गिनाऊंगा तो शायद हो सकता है कि आपकी मेमोरी कम पड़ जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सबको मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी 2 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था, 2 अगस्त 2025 को। आज अगस्त आएगा तो मुझे 1 साल हो जाएगा। और दूसरी चीज यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मैंने देखा कि अगर भारतीय जैसे सांप्रदायिक ताकत को अगर कोई हटा सकती है तो देश में एक ही पार्टी है, प्रदेश में एक ही पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। जैसे कि नसीम चौधरी जी, तमाम यहाँ एक जानते होंगे शायद आप उनको, शमीम अहमद जी राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। हमें नहीं जानकारी। ये बैरिया कुंडी समरा के रहने वाले हैं। शमीम अहमद नाम है। हमारे जिला महासचिव हैं कि राष्ट्रीय महासचिव? नहीं, जो है राष्ट्रीय महासचिव। हमें नहीं जानकारी। राष्ट्रीय महासचिव हैं या प्रदेश महासचिव हैं, अल्पसंख्यक विभाग के हैं। जी। तो उनका कहना ये रहता है, जब भी उनसे हम लोग चर्चा करते हैं, उनका कहना रहता है कि बसपा जो है बीजेपी की बी पार्टी है। उस दिन हाजी रतन खां की बातों पर भी उन्होंने कहा था। तो इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? जिसे देखो, कहने का तो कोई कुछ भी कह सकता है, उसका मुंह है। लड़ाई आदमी तब लड़ता है जब रोड पे तो हमको बार बार कहते हैं, हम खुद ही कहते हैं कि अगर वो बार बार कह रहे हैं, हमने तो समाजवादी को, हम ही नहीं, अल्पसंख्यक, ओबीसी, दलित समाज के लोग उन पे भरोसा कर उन पर गए, वोट भी किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक ताकत को नहीं हटा सके। दूसरी चीज, जब भी अगर सरकार में ना आए तो जो सरकार का विपक्ष होता है वो सरकार की आलोचना करता है, सरकार की एक एक नाकामियों को गिनाने का काम करता है। मैं वर्तमान में यहाँ के एमपी रामसिंह वर्मा से कहना चाहता हूँ, मैं पूर्व विधायक असलम रायनी से कहना चाहता हूँ, पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान से कहना चाहता हूँ, और भी जितने भी पूर्व विधायक इस वक्त हैं जनता के बीच में, और बाहरी लोग भी यहाँ हमारे श्रावस्ती में आने, मैं पूछ रहा हूँ कि आज वर्तमान में विधायक रामफेरन पांडे हैं, क्या उनको, इन पूर्व एमएलए को यह भी नहीं लगता है कि इन सरकार में पूर्व जो वर्तमान में एमएलए हैं उनकी कोई कमियां नहीं है? मैं आज कहता हूं कि शायद अगर ये लोग थोड़ा सा भी इनकी अगर लज्जा रहती, ये आज किसानों के बीच और नौजवानों के जो पेट्रोल पंप पे लोग लड़े हैं इनके साथ खड़े होने का काम करते हैं। मैं खड़ा हूं, मैं पूर्व विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं तब भी खड़ा हूं क्योंकि मैं नहीं बड़ा हो सका, छोटा मोटा जनप्रतिनिधि रहा। मैं जनता के बीच में बड़े चुनाव भी एमएलए का लड़े, शायद जनता को यह मंजूरी नहीं थी, लेकिन अगर मैं लड़ा हूं तो उनके साथ में खड़ा हूं। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे डीजल पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का मुद्दा हो, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, जब भी मुझे पता चलता है तो मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। आप किसी भी चैनल पे बता दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिवा, किसी चैनल के माध्यम के सिवा, उससे बाहर निकलकर किसी भी किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, बुजुर्ग नौजवानों से किसी से भी वो बात करना नहीं चाहते हैं। वो केवल यह काम करते हैं जो समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। रामसिंह वर्मा समाजवादी और बीएसपी के गठबंधन से लड़े, बीएसपी से चुनाव लाए और चुनाव जीत गए, मामला खत्म हो गया। फिर समाजवादी कांग्रेस की गठबंधन हुई, समाजवादी में गए, वहां से चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। तो केवल सौदाबाजी कर रहे हैं, और जो भी बाहर से आ रहे हैं वो सौदाबाजी कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाएगा, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और जनता को यह डराया जाएगा कि भाजपा को कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है, ऐसे कन्विंस करके। और ये काम केवल समाजवादी ही नहीं, भारतीय जनता भी पार्टी का काम है कि अगर
हम चुनाव को हिंदू बस वीएस मुस्लिम करेंगे तो दोनों लोग एक दूसरे को, जो डरा होगा, जो हिंदू डरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी में भाग जाएगा, जो मुसलमान डरा होगा वो समाजवादी पार्टी में भाग जाएगा। तो वो काम पूरे प्रदेश और देश में चल सकता है, लेकिन श्रावस्ती 290 में नहीं चल सकता है, क्योंकि अब यहां मैदान में श्रावस्ती में 290 में नसीम चौधरी मैदान में आ चुके हैं। अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी, अब बात विकास की होगी, ना जात की होगी, ना पात की होगी, मुद्दे की लड़ाई होगी और मुद्दे की ही लड़ाई से वोट मांगा जाएगा और जनता को यह बताया जाएगा जो उस मुद्दे पे खड़ा उतरे, चाहे वो मैं हूं या कोई और दूसरे दल से आ रहा है, आपको जिसको यह लगे कि यह मुद्दे पे हमारी हर मामलातों को हमारी लड़ाई लड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को 290 श्रावस्ती की जनता वोट अब करेगी, क्योंकि वो 2-3 बार समझ चुकी है कि ये चरागाह बना है, कोई गोंडा से चला आ रहा है, कोई लखनऊ से चला आ रहा है, कोई कह रहा है मेरा वीवीआईपी कल्चर है, कोई कह रहा है मेरा अखिलेश से दोस्ती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, हमारे क्या समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो भी वहां चले जाओ जाइए, तैयारी करिए, क्योंकि उनको भीड़ दिखाना कि मेरे पास 20 की संख्या है। जी। आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का नियम, बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती एक नेता है और वो अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश देती हैं उसको हम लोग प्रदेश, देश और अपने वार्डों और क्षेत्रों में लेकर जाके बहन जी के संदेशों का हम लोग फॉलो करते हैं। तो अब वहां जो भी जाता है नीचे से लिख देता श्रावस्ती 290 विधानसभा समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो जब कोई लड़ ही नहीं ला रहा, जो टिकट आएगा उसको देखा जाएगा। बस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय होना चाहिए, ना भिनगा का हो, ना गोंडा का हो, ना बहराइच का हो, ना लखनऊ का हो, कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, मैं अपने पार्टी बहन जी से खुद ही कह रहा हूं, क्षेत्रीय लोकल का होना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता क्षेत्र के अपने विधायक के पास जाए, अपनी समस्याओं का हल करा दे। अभी तक श्रावस्ती 290 में भिनगा का बना, बहराइच का बना, सांसद अम्बेडकर नगर का बना, लेकिन हमारे श्रावस्ती का अभी तक, और सांसद बहराइच का भी यहाँ बना भाजपा से, लेकिन अभी तक हमारे श्रावस्ती का ना कोई सांसद बना है, ना कोई हमारे, अरे क्या नाम है, मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ, 20 साल के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना तो कोई अभी हमारे श्रावस्ती का विधायक बना है। तो मैं श्रावस्ती की जनता से भी यह अपील करना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय लोगों को वोट करें, चाहे वो भाजपा से हो, सपा से हो, बसपा से हो, और उन तीनों में जोड़िए कि कौन तुम्हारे हर वक्त काम आ सकता है, कौन निमिंदा आपके साथ खड़ा हो सकता है। ये ना कि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद वो अपनी संसाधन की व्यवस्था कर ले, अपनी पावर की व्यवस्था कर ले, आपके लिए कोई लड़ाई ना लड़े। सरकार तो भाई आती जाती रहती है, किसी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन जो वर्तमान में विधायक बने या वर्तमान में विधायक के उस रेस में रहे, तो यह ना हो कि हार जाए तो फिर कहे मैं जनता से अब नहीं जानता हूं, मेरी सरकार आएगी, मैं विधायक नहीं बन पाया, मैं अब उस जनता की वकालत नहीं करूंगा, तो ये अब नहीं चल पाएगा। अगर आप हारे भी हैं तो आपको लाख वोट मिले हैं, आपका पूरा उतने ही दायित्व बनता है जितना दायित्व वर्तमान के विधायक को बनता है। आपकी जिम्मेदारियां बनती है कि सभी गांव में जाइए और सभी एक एक व्यक्ति से जिन्होंने तुमको 99,000 लगभग वोट दिया है, उनसे मिलकर उनका काम कराइए। अगर काम नहीं करा सकते हैं तो कम से कम उनको संतोषजनक यह बात कीजिए कि समय आने पर मैं आपके उपचारों को करूंगा। या अभी तक कोई समाजवादी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं जनता को यह आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा दिन आया, मैं चुनाव लड़ा, अगर ऊपर वाले ने नहीं चाहा, अगर मैं विधायक नहीं भी बन पाया, तो भी जितना एक विधायक का कर्तव्य होता है वो मैं अपने श्रावस्ती के सभी 290 सम्मानित मतदाताओं के साथ पूरी तरीके से खड़ा उतरूंगा। जो मुझे वोट करेगा उसके साथ भी, जो नहीं करेगा उसके साथ भी। कभी उसको यह भेदभाव का अवसर नहीं प्राप्त होगा कि यहाँ कोई हिंदू और मुसलमान वाली बातें चल रही हैं। आखिरी में नसीम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, आपने भी शायद उस मुद्दे को देखा होगा, सुना भी होगा। मैं मुद्दा लेकर चल रहा हूँ बेटियों की शिक्षा को लेकर, क्योंकि जनपद श्रावस्ती तो बहुत बड़ा है, भिनगा भी है, आपका श्रावस्ती विधानसभा भी है, लेकिन ऐसी दशा में यदि देखा जाए, आपने तो एक मुद्दा पहले ही उठा दिया कि हमारे क्षेत्र में मिल होनी चाहिए, कारखाने भी होने चाहिए, ये तो मुद्दा आपने बताया लोगों के बीच में। लेकिन बेटियों को हमें अच्छी शिक्षा देनी है, चाहे आपकी बेटी हो, हमारी बेटी हो, किसी XYZ ले लीजिए, अगर उसको हमें बाहर भेजना है तो हम गुरेज करते हैं कि इतना दूर हम बेटी को नहीं भेज सकते। चाहे PhD कराना हो या तकनीकी शिक्षा में आप ITI ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, कोई भी बड़ी शिक्षा है, जैसे हर जनपदों में उपलब्ध है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसी दशा में आप लोग इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का प्रयास करेंगे या कैसे करेंगे? सबसे पहले शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैंने एक पोस्ट किया था कि आज हिंदुस्तान में सबसे महंगा कुछ है तो वो है शिक्षा। जी। शिक्षा पाने के लिए शिक्षा फ्री करनी पड़ेगी। जी। शिक्षा पाने के लिए शिक्षा फ्री करनी पड़ेगी। आज एक VIP कल्चर का व्यक्ति
जिसके लड़के, जिसके पिताजी एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, नगर पंचायत चेयरमैन होते हैं, प्रधान होते हैं, उसका लड़का तो शिक्षा किसी भी तरह हासिल कर लेता है क्योंकि उसके पास पैसा रहता है और विदेश जाके पढ़ लेता है। अगर कहीं किसी तरह अगर वो पढ़ने में ना भी कमजोर हो तो पैसे से वो शिक्षे को खरीद लेता है और अच्छी रैंक में वो आ जाता है। तो सबसे पहले शिक्षा, जो हमारे मोदी जी या योगी जी महिलाओं के लिए या किसी पुरुषों के लिए शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा पहले फ्री होना चाहिए। जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगा तब तक हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा। और जैसे अभी आपने पड़ोसी देश नेपाल को देखा है कि वहां के देश के प्रधानमंत्री, जैसे ही बालेंद्र शाह वहां देश में नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने 5वीं क्लास तक शिक्षा फ्री कर दिया। हमारे यहाँ आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, इस वक्त हर व्यक्ति, चाहे वो मीडियम वर्ग का हो, चाहे कमजोर व्यक्ति का हो, मतलब मध्यम वर्ग का हो, उसका परिवार अभी तक किसी स्कूल में कहीं कहीं एडमिशन नहीं करा पाया है। किसी तरह अगर कर्जा लेके एडमिशन करा लिया इस महंगाई में तो अभी बुक नहीं करा। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली है, सच है। कोई ऐसा नहीं। अगर मैं भी 3 भाई हूं तो मैं, हो सकता है मेरे भी एक भाई में भी एडमिशन ना करा पाया हूँ, हो सकता है तो बुक ना ले पाया हूँ, इतनी महंगाई है। तो ऐसे जब मेरे जैसे परिवार में यह हालत खराब है तो मैं जानता हूँ गरीब, किसान, नौजवान और व्यापारियों में भी यह हालत ऐसे ही होगी। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं इस वक्त मौके पर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम, और यहाँ के जिलाधिकारी भी बोलते रहते हैं कि स्कूल, अब आप कह रहे हैं अभी एक मोटरसाइकिल पे अगर 3 व्यक्ति जा रहे हैं तुरंत चालान हो जाएगा। आप सुबह मॉर्निंग में निकलिए, एक बस में एक बच्चे का अगर 1200 रुपए ले रहे हैं ट्रेवल, तो उसमें अगर 60 सीटें हैं तो उसमें 100 लोगों को लेके जा रहे हैं। ना उसकी फिटनेस सही है, उसको ना जिलाधिकारी देख रहे हैं, न परिवहन मंत्री देख रहे हैं, क्योंकि वीआईपी व्यवस्था है, वीआईपी लोग हैं, उनके यहाँ आते हैं मुख्य अतिथि के रूप में और काम करते चले जाते हैं। एक भी व्यक्ति अगर तुम दिखा दो, मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से चैलेंज से करता हूँ, किसी भी स्कूल में अगर 10 बस खड़ी होंगी तो उसमें 7 बस बगैर फिटनेस की होंगी, बगैर ना उसमें अरे क्या में चाहे कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगा। और बच्चे तो ठूस ठूस के 10, अगर 10 एक बस में, एक स्कूल में 10 बस है तो 10 में फुल ठूस ठूस के बच्चों को लेकर जाते हैं। बच्चा अपनी मम्मी से शिकायत करता है, मम्मी पापा इतने वैसे ही परेशान रहते हैं, गार्जियन स्कूल में शिकायत कर, सर मैं देख लूंगा। मतलब हर परिवार में यही हालत है। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वहाँ वर्तमान में विधायक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सरकार से जाएं और सदन में इस बात को रखें। हो सकता है बाद में आगे मौका ना मिले, तो अगर जो मौका इनको मिला है उस मौके पे जाएं और सदन में रखें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा पूरी होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा पूरी कर दें, हर घर में शिक्षा आ जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में आज लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है। समय से लोग ट्यूशन नहीं जाते हैं। अभी कितने लोगों को बात बता दूंगा कि खाली जाते हैं और मीटर पे अंगूठा लगाते हैं और चले आते हैं, मार्केट में घूमते रहते हैं। यही इकौना की हाल नहीं है, गिलौला की, जमुना की, श्रावस्ती जनपद की, ऐसे ही पूरा जो किसी से जुड़ा है उसका ऐसे ही काम चलता है और ऐसे ही सरकारों में चलता रहा। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पाने के लिए शिक्षा फ्री करना चाहिए। जैसे आज देख रहे हैं कि हर जगह आप देख रहे हैं दारू की दुकान है। सरकार तो कह रही है हमने शिक्षा फ्री कर रखी है, प्राइमरी विद्यालयों में कक्षा कहाँ शिक्षा फ्री है, कहाँ शिक्षा फ्री है। जब जमीन पे धरातल पे जैसे वर्तमान में जनता ने वोट दिया, एमएलए बनाया, मान लीजिए खुदा न खास्ता मुझे एमएलए बना, तो मेरी दायित्व बनती है ना कि मैं स्कूलों को चेक करूं और उसी स्कूल को चेक किया जाता है जो हमारा प्रतिबंधी होता है। क्या नसीम जी सरकार को ये नहीं करना चाहिए, एमएलए, एमपी और जितने भी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें पढ़नी चाहिए? बिल्कुल, जो सरकारी स्कूल है उसी में एमपी, एमएलए और जितने भी वीआईपी कल्चर के लोग हैं उनको भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए जो सरकार के स्कूल हैं। तब सही पता चलेगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाइयाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अब आदमी क्या करे, इतनी महंगाई है, इतना परेशान है, किसी तरह अपने नसीम जी इस आवाज को उठाएंगे? बिल्कुल मैं उठाऊंगा। मैं तो अपने श्रावस्ती की जनता से, सम्मानित जनता से अपील कर रहा हूं कि अगर आपने मौका दिया तो अभी नौजवान हूं, 36 मेरी एज है, 37 में अगस्त में हो जाऊंगा, 10 अगस्त को। अगर मुझे मौका मिला तो जितनी बातें मैं मीडिया के माध्यम से शुरू से आज 15 सालों से राजनीति में कहते चला आ रहा हूं तो उसको जरूर उठाऊंगा। कहने में नहीं, करने में विश्वास रखता हूं और करके दिखाऊंगा। आप युवा हूं, जोश है, अधिवक्ता भी हूं, पढ़ा लिखा हूं और सबसे योग हूं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ भी आए हैं उनसे ज्यादा डबल एमए किया हूं, कोई पढ़ाई में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अधिवक्ता हूं। और जितने अभी मैं जहां जहां जिस चुनाव में गया हूं, जनता ने मुझे
फुल समर्थन दिया है। भले मैं एमएलए नहीं बन पाया क्योंकि अगली बार पत्नी को कांग्रेस से वहां टिकट मिल गया और मैं यहां लड़ना चाहता था, पार्टी ने वहां भेज दिया। तो ऐसे कंडीशन में 15-20 दिनों में मैं भिनगा की जनता मुझे नहीं समझ पाई और शायद मैं एमएलए नहीं बन पाया और बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गया। तो ये जो चुनाव है हार जीत लगी रहती है, सिस्टम है, गिरते हैं मैदान जंग में वही घुड़सवार सिस्टम है ये। अब मैं अपने ही जहां हमारी विधानसभा है, जब मैं मुद्दे उठाता हूं कि कोई किसी के दूसरे विधानसभा में नहीं जाएगा तो मेरा भी हक तो वही बनता है। तो मैं अब भिनगा में क्यों जाऊं? जब मेरा विधानसभा श्रावस्ती है, मैं श्रावस्ती विधानसभा 290 का वोटर हूं, तो मैं अपने श्रावस्ती में लड़ूंगा क्योंकि 24 घंटा मैं श्रावस्ती में रहता हूं, श्रावस्ती की जनता के लोगों से 290 की जनता से मिलता हूं, उनकी वकालत करता हूं। करता तो बलरामपुर बहराइच हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहराइच बलरामपुर जाके मैं चुनाव लड़ जाऊं। मेरा श्रावस्ती जनता है, मैं नगर का निवासी हूं, पटेल नगर का। मुझे नगर में लड़ना होगा तो मैं अपने पटेल नगर से नगर का चुनाव लड़ूंगा, मुझे एमएलए का चुनाव लड़ेगा तो भी मैं अपने श्रावस्ती से ही लड़ूंगा, ना कि कहीं पूरे प्रदेश और देश में या किसी के विधानसभा में जाके किसी को ठेस पहुंचाने का काम करूंगा। मैं श्रावस्ती का हूं, मैं श्रावस्ती की जनता से अपील करना चाहता हूं, कोई भी बाहरी आए तुरंत मतदान मत करना, उनको बता देना बाहरी नो एंट्री। तो दर्शकों, आपने देखा ये नसीम चौधरी जी हैं, बसपा प्रत्याशी की दावेदारी में नंबर 1 पोजीशन 290 जो है श्रावस्ती विधानसभा में, और लगातार ये बराबर जो है बेबाक अंदाज में इनका हमने देखा है शुरू से, क्योंकि हम भी वकालत पेशे में रहे हैं और मैं दिल्ली वकालत करता था, तब से इनके बारे में जानकारी थी क्योंकि कांग्रेस में थे और कांग्रेस पार्टी से इनका नाता तोड़ने का मतलब यही था क्योंकि कांग्रेस इनको अपने ही घर से दूसरे घर पे भेजने का काम किया। ये मांग रहे थे टिकट 290 श्रावस्ती विधानसभा से, लेकिन 289 भिनगा से लड़ा दिया गया। एक बात और रह गई कहना चाहूंगा, आप बोल लीजिए। तो इन सब चीजों को लेकर जो है प्रक्रिया इनका एकदम प्रखर रहा, क्योंकि मेरे साथ जो चीजें हुई, हम चाहते हैं कि जैसा कि अभी कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट ना दिया जाए, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। लोकल और क्षेत्रीय लोगों को अगर दिया जाता है तो वही सबसे ज्यादा क्षेत्र की भाषा को और यहाँ के लोगों को समझना है। जैसा कि आपने अभी कहा कि अंबेडकर नगर से राम शरण वर्मा जी यहाँ आए, सांसद बन गए, और तमाम उनके भाई भी मांग रहे हैं, मकसूद आलम जी सपा से भी मांग रहे हैं, गोंडा के रहने वाले हैं, यहाँ अगर बन जाते हैं कुछ होता है। लेकिन इनका कहना है क्षेत्रीय को दो, चाहे सपा से हो, बसपा से हो, भाजपा से, कोई भी। तो एकदम इनका एकदम सटीक बात है कि भाई यहाँ लोकल का अपनी बात समझेगा। आप उससे मिलना हो तो गोंडा कहाँ चले जाएंगे, अम्बेडकर नगर कहाँ चले जाएंगे, कोई किसी से क्या। और लोग गंभीर समस्या पर यहाँ जनपद श्रावस्ती का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि आकांक्षी जनपद नसीम जी ये जाना जाता है 78 वर्षों से आकांक्षी कह कर यहाँ के निवासियों की अवहेलना की जा रही है बराबर। वो तो होगा ही, जब अशिक्षित आदमी को टिकट मिल जाएगा तो होना ही होना है। माफिया को टिकट मिल जाएगा तो वो तो होना ही होना है। माफिया अपनी कल्चर को बचाता है, अशिक्षित आदमी जानता ही नहीं है। एक उसको सेक्रेटरी मिलता है, वही सेक्रेटरी जो समझा देता है उसी के हिसाब से काम होता है, सचिव जिसको बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से जब तक अशिक्षित रहेंगे लोग, जब तक सही आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, सही आदमी मैदान में नहीं होगा, सही आदमी जनता चुनेगी नहीं, धर्म के नाम पे चुनाव होगा, तो कहाँ से ऐसी बातें हो सकेगी। हम कुछ लोग कहते रहते हैं, जब फील्ड में मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या किया जाए, हमारे एक से थोड़ी सुधरेगा। तो मैंने एक हिंदू धर्म में सुना था कि हम जागेंगे तो जग जागेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बूंद से घड़ा बढ़ता है। हाँ, वही मतलब एक कोई भी व्यक्ति यह ना कहे, सबको यह अधिकार है, ये ना कहे कि मेरे जागने से या मेरे कहने से। कभी हम कहते हैं कि प्रत्याशी जब चुनाव हार जाता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ईवीएम में कोई फाल्टिंग हो रही है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि श्रावस्ती जब 290 का चुनाव आएगा और बहन जी हमें प्रत्याशी बताएंगे, जो भी वहां का जिलाधिकारी नियुक्त होगा उससे पहले कम मीटिंग किया जाएगा, बताया जाएगा कि एक नहीं 100 बार मशीनों को चेक कर लो। पोलिंग के जाने के बाद खराब नहीं होने चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पोलिंग में कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, पोलिंग के टाइम पे रोशनी लगनी चाहिए कि अगर अंदर कोई मान लीजिए, क्योंकि असल में जानते हो आपका प्रॉब्लम कोई 60 का है, कोई 65 का है, कोई 70 का है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं उनको भी चश्मा लगता है। तो अगर वहां अगर लाइट नहीं रहेगी तो बच्चा बटन कैसे दबाएगा। तमाम वोट तो ऐसे ही चले जाते हैं और उसके बाद जब हार जाते हैं तो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़। हम तो नहीं जानते हैं, लोग जातियां हैं, वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं। तो मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं। और मेरी एक दो बात और है जो मैं आपके सवालों का जवाब शायद बीच में थोड़ा अधूरा रह गया, क्योंकि जब बातें आती है तो उस ट्रैफिक पे चले जाओ तो बात कट जाती। समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि बसपा बी टीम है, बीजेपी बसपा बी टीम, बसपा बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी के लोग कह रहे हैं। यही अभी आपने देखा कि 14 अप्रैल को जब बाबा साहेब की जयंती थी, यही समाजवादी अपने सरकार में बाबा साहेब की मूर्तियों का तोड़ने का काम करती थी। वर्तमान में जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी,
यही इसी सत्ता के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता बाबा साहब के मूर्तियों पर तोड़ने का काम करते हैं। 9 अक्टूबर को जब से बहन जी ने एक संदेश पर अपनी कैटर्स के लोगों को लखनऊ में बुलाने का काम किया है, जो लोग अपने पैसे से, किराए के पैसे से, उनको यह नहीं पता है कि बहन कुमारी मायावती केवल एक पार्टी बसपा की एक राष्ट्रीय अध्यक्षा ही नहीं है, उनको उनके कैटर्स के लोग और दलित समाज के लोग उनको देवी मानते हैं। जैसे हम लोग जब दरगाह में जाते हैं सैयद सलार गाजी मस्जिद को, तो हम लोग उनको मानते हैं कि वो अल्लाह के बहुत करीब हैं, हम उनसे अगर दुआ के लिए गुरजारिश करेंगे तो अल्लाह पाक सुन लेंगे। तो ऐसे हिंदुस्तान में जो दलित समाज के लोग हैं वो बहन जी को केवल एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष नहीं, उनको देवी मानते हैं और अपने पैसे से खर्च कर वो लखनऊ में भूखे रहकर चने से भेली लेकर जाके खाके और वहां बहन जी के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। तो 9 अक्टूबर को जब से रैलियां हुई हैं तब से समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग बाबा साहब के आगे जो मूर्तियां तोड़ने का काम करते थे उनके आगे सर झुकाने का और हाथ से अपने कपड़ों को निकाल के उनके तन से मूर्ति को पोंछने का काम करते हैं। अब खुद ही जनता जान रही है कि कल ये लोग विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, आज बाबा साहब की मूर्ति के आगे सर, तो कहीं ना कहीं अगर बीएसपी बढ़ी ना होती तो शायद ये लोग ऐसा क्यों काम करते। वो जान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त बहुत तेजी से आ रही है और पहली बात यह है कि हमारी 403 पे तैयारी है, 226 सीट हमारी है। इस बार उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये चैलेंज के साथ लिख के रख लीजिए कि इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा लेडी आयरन महिला बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री। क्या मायावती जी असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन कर? देखिए, ये हाई लेवल का मामला है। हमने कहा मेरे यहाँ एक नेता है, वो भी है बहन कुमारी मायावती। जो उनका डिसीजन होगा, हम बहुजन क्रांति के कार्यकर्ता हैं, जो डिसीजन होगा उन डिसीजनों का पालन करेंगे। वो डिसीजन लेती है कि एमआईएम से गठबंधन हो, उनको लग रहा है कि प्रदेश में कोई ऐसे माहौल नहीं क्रिएट होगा तो हो सकता है वो गठबंधन कर ले, वो उनका फैसला है। अगर उनको लग रहा है कि हमें एमआईएम से गठबंधन की जरूरत नहीं है, शायद उनको यह लगे कि एमआईएम से गठबंधन करने के बाद एक तनाव जैसी हालात हो जाए, क्योंकि बीजेपी तो खाली एक फोकस के लिए बैठी रहती है कि देखो ये आ गए, ये वो आ गए, जो भी चाहे, क्योंकि आईटी सेल बहुत मजबूत है, शासन सत्ता में है, झूठ फैलाना है, चैनलें उनके हैं, तो वो कुछ भी करा सकते हैं। तो ये मुखिया का काम है। अगर बहन जी अगर फैसला अगर लेती है कि एमआईएम से गठबंधन होगा तो वो सही है, अगर उनका फैसला है कि एमआईएम से गठबंधन ना हो तो वो भी फैसला सही है। क्योंकि अगर हम मुसलमान 22% दलित और 20% मुसलमान, अगर हम 42% अगर इकट्ठा होकर आंख मूंद के अगर वोट डालने का काम करें दलित और मुस्लिम, तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश नहीं पूरे देश में खत्म हो जाएगी। क्योंकि जातीय के आंकड़े पे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं और जातीय के आंकड़े के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के एक सीट उत्तर प्रदेश में बची हुई है, लेकिन 13.5% वोट आज भी है। और बहुजन समाज पार्टी जिसको लोग बी और सी और डी बताते हैं, वहां लाइन लगा रहता है लोगों को मिलने के लिए। बाकी व्यवस्थाएं तो आप जानते हैं कि नेता कोई भी हो पार्टी के हिसाब से ही वहां जाएगा, कितना भी वीआईपी कल्चर हो। कोई कह दे बहन जी मुझे एक फोटो की जरूरत हो, तो वो सब जब बहन जी की मर्जी होगी, क्योंकि यहाँ एक रूल्स है और उस रूल से कोई अलग नहीं जा सकता है, चाहे मैं हूं या कोई व्यक्ति और हो। बहन जी पर जिसका दिमाग आ जाता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है, उसको कार्यकर्ताओं को फोटो भी देती हैं, मिलती भी हैं, उनको टिकट भी देती हैं, उनको लड़ाती भी हैं। अब हम लोग अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर जोड़ने का काम कर रहे हैं, बात बता रहे हैं कि कम से कम ऐसा कीजिए कि हमारा 22% आपका और 20% हमारा 42% हो जाए, जो बाबा साहब ने नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो उस अत्याचार को अगर खत्म करना है, सांप्रदायिक ताकत को हटाना है, ऐसे एमएलए को जो जगह जगह पे लूटने का काम कर रहा है उसको बैठाना है, तो अब आने वाले समय में दलित और मुसलमान एक हो जाएं। आंख बंद करके भी अगर वोट डालेंगे, कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को इस उत्तर प्रदेश में और इस श्रावस्ती 290 विधानसभा में हरा ले। तो बस मैं जनता से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारी बातें आपके चैनल के माध्यम तक दलित, मुसलमान, ओबीसी, सबड़ा समाज के पास अगर पहुंच रही है, और सबसे ज्यादा अगर हितैषी किसी का हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी में सबड़ों का हुआ है, ब्राह्मणों का हुआ है। वो या नहीं कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब जब गवर्नमेंट रही है तो उनको सम्मान नहीं मिला। आज यूजीसी का मामला आया, जो लोग क्षेत्र में कहते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती ब्राह्मण विरोधी हैं, सबसे पहले यूजीसी का मामला आया तो देश की लेडी आयरन महिला यूजीसी के खिलाफ कहती है कि मैं दलित जरूर हूं, मैं भी कहता हूं मैं मुस्लिम हूं, ओबीसी जात का आता हूं,
मैं ओबीसी जरूर हूं, तो मैं अपने एक जाति के फायदा के लिए सभी जातों का नुकसान नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी देश में कानून बने उसमें सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाए। ये नहीं कि मैं ओबीसी हूं, मुझे जरा अकेले मतलब फायदा मिल रहा है तो मैं अपनी फायदा के लिए तमाम और जातियां सबलर हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, उनका नुकसान हो जाए, तो ये मैं नहीं चाहता हूं। सबका ध्यान रखा जाए। कोई भी सरकार में अगर विधेयक बिल पास हो तो उसमें सभी जातों के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। तो बहन जी ने भी ऐसे ही, जैसे यूजीसी आया तो तुरंत सबसे पहले देश की लेडी आयरन महिला यूजीसी का विरोध करती है। वो भी यह कहती हैं कि सबसे पहले देश में सभी जातियों का ध्यान रखना है। तो कहने का तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी का यह काम है विरोध आरोप लगाना कि बी है, सी है, डी है। इस बार चुनाव होने जा रहा है 2027 में, जनवरी या फरवरी में हो सकता है चुनाव हो जाए। करीब महीना बचा है। हम लोग लगातार जनता से संपर्क करते हैं, उनको बताने का काम। बहुत जल्द जनता जब जनवरी और फरवरी में जो वोटिंग का डेट आएगा और उत्तर प्रदेश में जब वोट डालेगी तो केवल नीले झंडे हाथी वाले निशान पे वोट पड़ेगा, जिसमें ब्राह्मण रहेगा, ठाकुर रहेगा, ओबीसी रहेगा, बनिया रहेगा, मुसलमान रहेगा, और जो उनके कैटर्स के वोट दलित हैं वो तो जाते ही चले आ रहे हैं, वो तो सदैव जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तो वो सब वोटें इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 5वीं बार इस देश की लेडी आयरन महिला 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगी और फिर से सर्वजन हिताय और स्वजन हिताय की बात होगी। धन्यवाद। दर्शकों, नसीम जी का बेबाक इंटरव्यू आपने देखा, क्योंकि 8 महीने बाद इनको भी चुनाव लड़ना है और पूरी तैयारी के साथ हैं। और इनका जो कहना है आपने देखा कि ये तो बात सबको पता है कि यूजीसी के मुद्दे पर सबसे पहले मायावती जी ने बात की कि अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी एक को पहले ही दोषी ठहरा देना ये ठीक नहीं है। तो ये सब चीजों पर, मुद्दों पर ये लोग बात कर रहे हैं और चर्चा भी इसी पर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 290 विधानसभा जनपद श्रावस्ती का मूल विधानसभा है और यहीं पर ये मामला दोनों विधानसभाओं में लोकल कैंडिडेट को लेकर ज्यादा चर्चा चलती है, क्योंकि दोनों, जैसा कि आकांक्षा जिला होने के नाते यहाँ लोगों को, बाहरी लोगों को थोप दिया जाता है जबरदस्ती, और यही कारण है कि यहाँ के जो लोकल हीरो हैं, लोकल नेता हैं, वो विकास की बात करते करते दूसरों का झंडा लेकर उनकी मजबूरी हो जाता है चलना। लेकिन अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि जनता यहाँ की जागरूक है। जनता भी चाहती है कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, चाहे 290 हो, चाहे 289 हो। और इसी सब मुद्दों पर हम श्रावस्ती जनपद के दोनों विधानसभाओं में बराबर चल रहे हैं, पोल टू पोल आप तक खबरें पहुंचाने का। अभी हम जो प्रत्याशी संभावित है उनसे राय ले रहे हैं। राय लेने के बाद जनता के प्रत्यक्ष रूप में भी जाएंगे, उनकी भी राय आप तक पहुंचेगी। और आप लोग हमारे साथ बने रहे बराबर, क्योंकि दोनों विधानसभा सीटों का जो आकलन है हम आपको देते रहेंगे। लोकल क्षेत्रीय नेता की सबसे बड़ी मांग है और इन्हीं सब मुद्दों पर फिर चर्चा करेंगे अगली बार नसीम चौधरी साहब के साथ। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।